नमस्कार, मैं अनुज कुमार पांडे। आज इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 4 औद्योगिकरण युग के टॉपिक 3 उपनिवेशों में औद्योगिकरण पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मशीनीकरण से पहले का औद्योगिकरण और मानव श्रम और वाष्प की शक्ति टॉपिक पर इस अध्याय में चर्चा की है, जिसके लिए पृथक पृथक वीडियो हैं जो आपको हमारे चैनल पर उसी अध्याय के नाम से मिल जाएंगे। इस आज के वीडियो में आज का जो टॉपिक है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेश का तात्पर्य है कि औद्योगिक राष्ट्रों के नियंत्रण वाले क्षेत्र। आज के अध्ययन का टॉपिक भारत है। भारत स्वयं इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया था और आज के इस टॉपिक में हम भारत में किस प्रकार औद्योगिकरण हुआ और उस समय की परिस्थितियां क्या थी का अध्ययन करेंगे और खास तौर पर सूती वस्त्र उद्योग पर इस अध्याय में आपकी चर्चा की गई है। सूती वस्त्र उद्योग पर इसलिए कि भारतीय कपड़े का पूरे प्राचीन काल से ही पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में दबदबा था। कारण था कि विश्व के अनेक देशों में कपास उत्पन्न होता था, लेकिन वो कपास मोटा था और भारतीय कपास अत्यंत महीन था और यह कपड़ा उच्च कोटि का होता था। और औद्योगिकरण से पहले, उपनिवेशों के आने से पहले, मतलब इंग्लैंड के आने से पहले, भारत के उपनिवेश बनने से पहले, औपनिवेशिक शक्तियों के आने से पहले भी भारत से कपड़े का बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। स्थल मार्ग से, पश्चिमोत्तर से फारस और अन्य राष्ट्रों के लोग ऊंटों से भारतीय कपड़े की थान लेके जाते थे पर्वतों के दर्रों के रास्ते, और समुद्री मार्ग से खाड़ी देश के, लाल सागर के देश सूरत और हुगली तथा मछलीपट्टनम बंदरगाहों से जुड़े हुए थे। मुख्य रूप से सूरत और हुगली, कलकत्ता के पास हुगली है, कलकत्ता नहीं हुगली बंदरगाह मुख्य था। और कलकत्ता तो ब्रिटिश कंपनी के बाद स्थापित हुआ और वो ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में रहा। सूरत और हुगली के बंदरगाह से सूती वस्त्र का निर्यात होता था और सौदागर बुनकरों से कपड़ा लेकर बंदरगाहों पर जाते थे। वहां बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाजों के मालिक या निर्यातकों के दलालों से वो इसका सौदा करते थे, उनको देते थे। और ये बंदरगाह नगर जो थे वो पूरे देश के आंतरिक भागों से जुड़े हुए थे। पूरे देश में बुनकर बुनते थे, सौदागर होते थे जो बुनकरों को पेशगी देते थे और उनसे तैयार माल ले आके बंदरगाहों पर पहुंचाते थे। और यह व्यापार बहुत भारतीय कपड़े का लगभग दबदबा रहा और यह व्यापार खूब मजबूत रहा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने और उनका प्रभाव बढ़ने के साथ साथ इस व्यापार में धीरे धीरे भारतीय व्यापारियों और भारतीय बंदरगाहों का एकाधिकार समाप्त होने लगा और ब्रिटिश कंपनी ने इसमें प्रवेश किया। और आप देखें कितना नाटकीय परिवर्तन कि 18वीं शताब्दी के अंत में सूरत बंदरगाह से अकेले 1.6 करोड़, 18वीं शताब्दी में 1.6 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है, आज से उसकी तुलना न करिए। 1.6 करोड़ रुपए का सूती वस्त्र निर्यात होता था अकेले सूरत बंदरगाह से, जो 1740 तक आते आते 30 लाख हो गया, घट गया बहुत ज्यादा। 30-40 सालों में बहुत ज्यादा घट गया। और इसका कारण क्या हुआ, और जो नवीन ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण वाले बंदरगाह थे बंबई और कलकत्ता, वहां से निर्यात होने लगा। वहां ब्रिटिश कंपनी ने और उनके व्यापारियों ने उस व्यापार पर, इसका मतलब नियंत्रण स्थापित किया। भारतीय व्यापारिक घराने समाप्त होने लगे या जिसको व्यापार करना है उनके नेटवर्क में
उनके अधीन, उनके नेटवर्क में जुड़कर व्यापार करने को मजबूर हुए। अब यह आता है कि जब धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण हो रहा है तो बुनकरों का क्या हुआ। मूल जो है भारतीय कपड़े के, बुनकरों की स्थिति भी बहुत खराब हुई। सबसे ज्यादा ये पूरा उद्योग ही समाप्त हो गया। 1760 या उसके बाद से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुदृढ़ीकरण हुआ भारत में, उस समय तक इंग्लैंड में कपास उद्योग का विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ था। इसलिए भारतीय कपड़े के निर्यात की उनको आवश्यकता थी और कंपनी ने भारतीय कपड़े के निर्यात पर जोर दिया, इस व्यापार पर। 60 से 70 के दशक में भारतीय जो सौदागर थे और बुनकर थे, उन पर भारतीय बुनकरों को भारतीय व्यापारी, फ्रेंच, डच, अंग्रेज सबकी प्रतिस्पर्धा रहती थी और ये बोली लगाते थे, जो अच्छा रेट देता था वह उसको माल देते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण हुआ, वे इंग्लैंड को यह पत्र लिखते थे कि हमें यहाँ बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है भारतीय कपड़ों को लेने में। इन कपड़ों की वहां मांग बहुत थी, कपड़ों को लेने में, और इनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित नहीं है। जब उनका धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ तो उन्होंने नियंत्रण और प्रबंधन की एक व्यवस्था अपना ऐसी बनाई जिससे अन्य यूरोपीय व्यापारी और भारतीय व्यापारियों का इस व्यापार से धीरे धीरे नियंत्रण समाप्त हो गया और भारतीय बुनकर उनको बेचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने किया क्या, बुनकरों से कपड़ा लेने, उनसे सौदा करने, कपड़े की गुणवत्ता जांचने, उन पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति की। गुमास्ता एक पदनाम है जो कपड़े के व्यापार में अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी थे, वेतनभोगी गुमास्तों के रूप में। ये प्रश्न आपका गुमास्ता आ सकता, गुमास्ता क्या है? गुमास्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारी हैं जो बुनकरों से पर निगरानी रखते हैं, उनके वस्त्रों की गुणवत्ता और उनसे वस्त्रों को लेकर कंपनी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, संग्रह करके। गुमास्तों की नियुक्ति कर दी। और दूसरा काम क्या किया इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जो कंपनी के लिए कपड़ा बुने, ब्रिटिश कंपनी का मतलब ब्रिटिश, उन पर यह प्रतिबंध हो गया कि वो दूसरे के लिए कपड़ा नहीं बुन सकते। इसके लिए क्या किया कि पेशगी, व्यापक पैमाने पर कर्ज बांटा गया बुनकरों को, उन पर काम दिया और उनको अग्रिम पैसा दे दिया। और उन पर नजर रखने के गुमास्ते हैं ही, उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप जो है केवल कंपनी को ही कपड़ा बेचेंगे। इससे धीरे धीरे भारतीय और अन्य कंपनियों का नियंत्रण समाप्त हुआ और इनका एकाधिकार हो गया। जब एकाधिकार हो गया तो बुनकरों को रेट भी ये फिक्स करने लगे और कम रेट पर कपड़ा वो इनको बेचने को मजबूर हो गए। शुरू में तो बुनकरों को खूब पेशगी मिली। इन बुनकरों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन भी थी, ये खेती भी करते थे, पार्ट टाइम में बुनकरी का भी काम करते थे, या बुनकरी करते थे पार्ट टाइम में, दोनों काम इनका चलता था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर अग्रिम पैसा मिल रहा है और फिर पैसा मिल रहा है, खूब काम मिल रहा है, तो इन्होंने खेती का काम छोड़ के और सब पूरा परिवार इस बुनकरी में लग गए प्रारंभ में, और खूब ब्रिटिश पैसे का कर्जा बुनकरों में बंट गया। लेकिन तुरंत ही देखते हैं कि बुनकरों और ब्रिटिश गुमास्तों में खूब संघर्ष भी होने लगी। इसका कारण क्या रहा कि ये जो पुराने व्यापारी थे वो स्थानीय थे, उसी गांव के होते थे, वो बुनकरों के सुख दुख में रचे बसे थे, जो सौदागर थे, और वे उनकी आवश्यकताओं को समझते थे। और ये गुमास्ते बाहरी थे और ये माल लेने चपरासियों और सिपाहियों के साथ आते थे, और जो बुनकर समय पर माल नहीं दे पाता था उसके साथ मारपीट भी करते थे। धीरे धीरे बुनकर कर्ज में, और रेट फिक्स था, ऊंचा दाम नहीं दे सकते थे, बुनकर कर्ज में फंसे होने के कारण उनको माल देने के लिए मजबूर थे। धीरे धीरे बुनकरों का पलायन प्रारंभ हुआ, वे अपने करघे बेचकर दूसरे गांव में जाने लगे और बुनकरों की स्थिति खराब होने लगी, बहुत खराब होने लगी। इसी बीच भारतीय कपड़ा बाजार में, यहां ब्रिटिश नियंत्रण से बुनकर परेशान ही हैं, लेकिन फिर भी भारतीय कपड़े की बहुत मांग है, उसे वही बुनकर बुनेंगे तो का काम चल रहा था।
जैसे जैसे अब धीरे धीरे ब्रिटेन में कपास उद्योग पनपा और वहाँ कपड़े के लिए मेले बनी और देसी कपड़े का वहाँ भी तंत्र था, जो पिछले अध्याय में आपने देखा है। तो भारतीय कपड़ा बुनकरों और भारतीय कपड़ा उद्योग पर यह भी आघात आया। 1772 में एक ब्रिटिश कंपनी अधिकारी हेनरी बलूते कहते हैं कि भारतीय कपड़े की मांग विश्व में हमेशा रहेगी, क्योंकि इतने उच्च कोटि के कपड़ा कोई और बन नहीं रहा है पूरे विश्व में। लेकिन ऐसा है नहीं। देखने में जो आया, 1811 में भारतीय निर्यात जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से भारत आने वाली वस्तुएं लगभग नगण्य थी, भारत से ही जाता था कपड़ा। 1811 आते आते उसमें 33% कपड़ा हो गया। 50 आते आते यह और भारतीय और बढ़ा, और भारत का उल्टा निर्यात घटा। जो 1811 में 33% था, वह 1850 में 3% होगा। भारत का कपड़ा जो इंग्लैंड जा रहा है 1811 33% और 1850 में वो 3% हो गया। और ब्रिटिश निर्यात वैसे बढ़ रहा है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो 0 है, 1811 में 33% और 1850 में वो 51% हो गया। मतलब भारतीय निर्यात घट रहा है और ब्रिटिश निर्यात बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग पनपा तो वहां के वस्त्र व्यापारियों ने सरकार पर यह दबाव डाला कि भारत से आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क लगाइए, जिससे हम अपना कपड़ा बेच सकें। और सरकार ने लगाया। अब भारतीय कपड़ा बहुत महंगा वहां पड़ने लगा, तो मांग इससे एक चोट पड़ी। दूसरे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि आप भारत में ले जाकर हमारा कपड़ा बेचिए। अब बुनकरों पर दोहरा आघात। एक तो उनका विदेशी निर्यात प्रभावित हुआ और दूसरे उनका अपना बाजार भी छिन गया। भारतीय बाजार मैनचेस्टर के मिल में बने कपड़ों से पट गया और वह इतना सस्ता होता था कपड़ा कि बुनकरों का हाथ का बना कपड़ा उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। भारत में गरीबी थी, तो भारतीय जनता उस सस्ते कपड़े को अपनाने लगी। बुनकरों का बाजार धीरे धीरे बुनकर 1850 आते आते बेकारी का आलम हो गया बुनकरों में। इसी बीच 1860 में एक और आघात लगा भारतीय बुनकरों पर, भारतीय कपड़ा उद्योग पर। अमेरिका में गृह युद्ध हो जाने से इंग्लैंड को कपास जो है अमेरिका से मिलना बंद हो गया। अब उन्होंने भारत से कच्चा कपास खरीदना प्रारंभ किया। इस क्रिया से कपास का दाम बढ़ गया। बुनकरों को जहां उनके कपड़े का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, बाजार नहीं मिल रहा, अब उन्हें कपास भी महंगा मिलने लगा। इससे बुनकरी का एक काम ही जीवन यापन के लिए कठिन हो गया। उन्हें इतना नहीं मिल पाता था मेहनत करने पर भी कि उनका जीवन यापन हो सके। इससे भारतीय बुनकर उद्योग लगभग टूट गया और आखिरी आघात लगा। भारत में भी कपड़ा मिलें बन गई और इनका माल भी बाजार में पट गया और बुनकर उद्योग लगभग समाप्त हो गया। नमस्कार।